स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे सीयूईटी यूजी 2025 के वोकैबुलरी सेक्शन के वन शॉट लेक्चर में। नाउ इसको गाइस मैं वन शॉट लेक्चर नहीं बोलूंगा बल्कि गन शॉट लेक्चर बोलूंगा, बिकॉज बहुत ही कम समय में आप सभी को वोकैबुलरी में इस तरह पढ़ना सिखाऊंगा कि और कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या भैया आप इस लेक्चर में जो पढ़ाओगे हमें कहीं नोट डाउन करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है आप सभी को एंड में जाके एक फ्री पीडीएफ का एक्सेस मिलेगा, जिसके अंदर आपके मेजॉरिटी वोकैबुलरी सेक्शन मैंने कवर करके दे दिया है। मतलब रामबाण पीडीएफ मैं उसको बोलूंगा। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके वोकैबुलरी का सिलेबस क्या है। तो मेजरली आपकी वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से आएंगे तो वो है सिनोनिम एंड एंटोनिम चैप्टर, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चैप्टर, फिर करेक्ट स्पेलिंग, एनालॉजी, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड दो और टॉपिक आ जाते हैं फोबियाज एंड फॉरेन वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन। बट फोबियाज से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, फॉरेन वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट इससे रिलेटेड भी एक पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा। बस उतना कर लिया तो आपका काम खलास है। नाउ मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग बात अगर मैं बोलूं तो ये रिजल्ट आपका देखना था, जिसमें कुछ दिनों पहले मैंने टेलीग्राम पर एक क्विज कंडक्ट कराया कि ये बताइए दिस साइलेंस वाज सो लाउड इट वाज डेफनिंग, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, हाइपरबोल यूज हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन यूज हो रहा है, आयरनी यूज हो रहा है। बट द करेक्ट आंसर वाज ऑक्सीमोरॉन। अप्रॉक्सीमेटली 70% बच्चों ने इस सवाल को गलत अटेम्प्ट किया, बल्कि ये सीयूईटी में आ रखा है। तो अभी तक आपके फिगर्स ऑफ स्पीच का गाइस कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपका फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराऊंगा। जैसे कई सारे अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, जैसे एंटीथीसिस, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑक्सीमोरॉन एंड मेनी मोर। तो सबसे पहले आपका फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से कवर कराया जाएगा और उसके बाद मैं बाकी टॉपिक्स आपको कवर करा दूंगा। नाउ एक चीज बोलना चाहूंगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस दो रीजन से। सबसे पहले तो सीयूईटी रिलेटेड बहुत सारी आपकी अपडेट्स आने वाली है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सिटी इंटीमेशन स्लिप से रिलेटेड। तो जब भी आएगी मैं ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीयूईटी एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग अपडेट्स आपकी आने लगेंगी एंड आप सभी को मल्टीपल चैनल सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। इस चैनल पर, एक चैनल पर मैं आप सभी को डीयू, बीएचयू, एयू, जेएनयू, जेएमआई इन सब की अपडेट्स एक चैनल पर ही प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट एक चैनल पर ही सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करी जाए। सो सबसे पहले गाइस हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज सिमिली। सो सिमिली और मेटाफर दोनों सिमिलर चीजें होती हैं, बट डिफरेंस क्या है ये हमें समझने की जरूरत है। बिकॉज सीयूईटी में ना आपको मैच द फॉलोइंग करके फिगर ऑफ स्पीच के सवाल देखने को मिलेंगे, जो मैं आगे कराऊंगा। आगे आप सभी का 15 क्वेश्चंस का टेस्ट होएगा, जिसमें मैं आप सभी को सीयूईटी 2022 और 23 के 15 PYQs सॉल्व करवाऊंगा। तो प्लीज बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा और एंड का क्वेश्चन वाला पार्ट जरूर अटेंड करिएगा। तो सिमिली क्या होता है? सिमिली इज अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड लाइक और द वर्ड एज। अ सिमिली में कंपेयर टू थिंग्स विद क्वालिटीज दैट डू नॉट सीम रिलेटेड। सो एक सिमिली में जब भी कंपैरिजन होता है ना गाइस, तो उसके अंदर लाइक और एज ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। और साथ ही साथ सिमिली में जो कंपैरिजन होता है ये ऐसी क्वालिटीज के बीच में होता है दैट डजंट सीम रिलेटेड। बिल्कुल अनरिलेटेड चीजों में आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। जैसे नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एज टॉल एज अ माउंटेन। क्या है? एज टॉल एज अ माउंटेन। तो पहले तो सिमिली पहचानना है तो क्या है? एज और लाइक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ तो आप देख सकते हैं कैसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमारा कोई लंबा दोस्त है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अब एक खंबे। तो मैं मजाक में बोल रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या एक अनरिलेटेड कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज सिमिली। जैसे एज टॉल एज अ माउंटेन ईट्स लाइक अ पिग। अब एक ह्यूमन का एक पिग के साथ कैसे कंपैरिजन हो सकता है? बट यहां पे सिमिली में किया जाता है दैट ईट्स लाइक अ पिग, द मून इज लाइक अ बलून। तो इस तरीके के अनरिलेटेड कंपैरिजंस और जिसके अंदर लाइक और एज वर्ड यूज हो जाए वो सिमिली होता है। ध्यान से समझ लो क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अब मेटाफर क्या होता है? सो दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सिमिली। तो यहां पे जो कंपैरिजन होता है दिस इज वेरी वाइड विदाउट
विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो जैसे सिमिली में क्या हो रहा था, लाइक और एज यूज किया जाता था, मेटाफर में लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यहां पे जो कंपैरिजन है बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, फिलोसॉफिकल कंपैरिजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आप देखिए, शी इज द एप्पल ऑफ माय आई, यू गाइज आर द एप्पल ऑफ माय आईज। ठीक है, अब ये कैसा कंपैरिजन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा ना, आंखों का तारा है ये मेरा, है ना। अब ये कैसा कंपैरिजन है, ये फिलोसॉफिकल वे में हम चले जाते हैं। तो इसीलिए मेटाफर का जो कंपैरिजन होता है बहुत वाइडली फैला होता है। लेकिन अगर आपको मेटाफर पहचानना है तो बस ये समझ जाइएगा कि कंपैरिजन होना चाहिए और सेंटेंस में लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आपने ये दोनों का डिफरेंस समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं एलिट्रेशन क्या होता है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि गाइस ओसवाल पब्लिकेशन अभी आप सभी को 50% ऑफ दे रहा है अपनी बंडल बुक्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर अभी भी आप सभी को क्वेश्चन बैंक परचेज करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर परचेज करने हैं, तो किसी और का परचेज करो ना करो, ओसवाल जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट बुक है। इसमें पीवाईक्यूज हैं, सीयूईटी लेवल की क्वेश्चन है। मैंने ज्यादातर बुक्स रिव्यू करी हैं, आउट ऑफ सीयूईटी क्वेश्चन है। क्यों? एसएससी कैट लेवल क्वेश्चंस उसमें हैं, तो आप वो सवाल सॉल्व करके क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो सीयूईटी लेवल क्वेश्चन चाहिए, ओसवाल इज द बेस्ट बुक फॉर यू। माइंड मैप आपको मिल जाएगा, एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए शुरुआत से आप गाइज मुझे देखते आ रहे हैं कि एक ही पब्लिकेशन में आपको रेकमेंड कर रहा हूं, विच इज ओसवाल बुक्स। तो प्रैक्टिस के लिए दिस इज द बेस्ट बुक फॉर यू। 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो लेना मत भूलिएगा। सो एलिट्रेशन गाइस बहुत ही सिंपल चीज है। बस अगर आप सभी को किसी भी लाइन में कॉन्स्टेंटली एक कॉन्सोनेंट वर्ड लगातार हर वर्ड में देखने को मिल जाए तो ये समझ जाइएगा दैट इट इज एन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स प्लेस्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इसे बोला जाता है एलिट्रेशन। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी इज विसिनिटी। विसिनिटी मतलब क्या होता है? पास में अगर कोई वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिनोनिम बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो किसी भी चीज को हमें यह बोलना है कि अगर कोई वर्ड्स एक साथ पास में जुड़े हुए हैं और उनके जो आगे का वर्ड है दैट इज कॉन्सोनेंट वर्ड सेम यूज हो रहा है, सो वो है हमारा एलिट्रेशन। इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है और पास जो वर्ड होता है इसके दो वर्ड्स होते हैं, प्रॉक्सिमिटी एंड विसिनिटी। तो ये सिनोनिम भी इसमें आपका क्लियर होता जा रहा है। तो आई होप एलिट्रेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे आ जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। क्या आ जाता है? पर्सोनिफिकेशन। इसकी तो गाइस आप सभी को डेफिनेशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्सोनी, पर्सन की बात हो रही है। तो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम एक नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीजों के कैरेक्टर्स शो करते हुए दिखाते हैं। अब जैसे कि अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज और हर डोर। अब आपको कैसे, अब आप समझ सकते हैं कि भैया अपॉर्चुनिटी नॉक तो नहीं कर सकती, एक कोई इंसान या लिविंग चीज ही तो नॉक कर सकती है, बट यहां पे एक नॉन लिविंग चीज को, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को यहां पे एनिमेट करने की कोशिश करी गई है, ह्यूमन कैरेक्टर देने की कोशिश करी गई है, पर्सोनिफाई करने की कोशिश करी है। इसी तरह टाइम फ्लाइज, हम बोलते हैं ना भैया सीयूटी का टाइम तो इतनी जल्दी भागता जा रहा है, तो टाइम तो भागता नहीं है, टाइम फ्लाई नहीं करता है, बट हम इसको ह्यूमन कैरेक्टर देने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। तो इसी को ही पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। तो जहां पर भी आपको नॉन लिविंग चीज या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में आपको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे हो, चीजें पर्सोनिफाई करती हुई दिखे, देन समझ जाइएगा वहां पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगला हम समझते हैं हाइपरबोल क्या होता है। सो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एग्जैजरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? चीजों को और एग्जैजरेट किया जाता है जिससे रीडर और लिसनर के माइंड में अच्छा इंप्रेशन पड़े और डिफरेंट टाइप ऑफ बड़ा इंप्रेशन पड़े। बेसिकली किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हाई लेवल ऑफ एग्जैजरेशन देखने को मिले तो समझ जाइएगा दैट इट इज अ हाइपरबोल। अब जैसे कि दिस हेलमेट इज किलिंग मी। अब भैया हेलमेट है ये आपको कैसे किल कर सकता है? जोसेफ द हंटर किल्ड 4 लायंस बेयर हैंडेड, मतलब खाली हाथ थे वो, तब भी उसने, जोसेफ ने 4 लायंस को मार डाला। अब आपको भी पता है एक इंसान भैया 4 लाइन से कैसे लड़ लेगा, तो यहां पे चीजों को एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है। तो इस तरह आपको समझ जाना है कि सेंटेंस में अगर आपको एग्जैजरेशन देखने को मिले तो वो आपका फिगर ऑफ स्पीच वहां पे यूज हो रहा है हाइप का, हाइपरबोल का। ठीक है,
चलिए अगला क्या है, अगला है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वोवल साउंड अमंग नियर बाय वर्ड्स। नाउ एसोनेंस गाइस आपका एक इस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपके वोवल साउंड्स अगर हर वर्ड में रिपीट होते हुए आपको दिखते हैं तो समझ जाइएगा वो क्या है, एसोनेंस। नाउ ये चीजें आप लोग एग्जाम सेंटर में पहचान नहीं पाते हो बिकॉज ये आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, तो इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना, कई सारी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो आपको पता ही नहीं थी। तो सबसे पहला यहां पे क्या रहा है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। सो क्या है, ए आपका यहां पे यूज हो रहा है, रेन में ए यूज हो रहा है, देन आई यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, देन आई ई ए। तो ये क्या है, लगातार हर वर्ड में आप सभी के वोवल वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो जिस भी लाइन में लगातार वोवल वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा हो तो समझ जाइएगा इट इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एसोनेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा आयरनी। नाउ आपने लक्ष्य चौधरी का एक मीम देखा होगा, अरे आयरनी हो रही है जी, तो ये क्या है? सो बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट यूजिंग लैंग्वेज टू मीन द अपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग। अब जैसे कि अ फ्लैट टायर, दिस इज माई लकी डे। अब भैया आप गाड़ी से हाईवे पे जा रहे हैं, अचानक से आपका टायर पंचर हो गया, फ्लैट टायर हो गया, सो हाउ कैन यू से इट्स अ लकी डे, यू शुड से इट्स अ बैड डे। बट यहाँ पे आयरनी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है जहां पे लिटरल मीनिंग का अपोजिट यूज किया जाता है कि अ फ्लैट टायर, दिस इज माई लकी डे। इसी तरह अगली लाइन से आप समझ जाएंगे दैट वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पर पानी है, बट नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अब भैया हर जगह अगर पानी है तो आपके पास एक बूंद पानी भी नहीं हो सकता पीने के लिए ना। यहाँ पे बेसिकली कवि ये बोलना चाहता होगा कि पानी हर जगह है बट बड़ा ही मटमैला पानी है, गंदा पानी है, इसीलिए एक बूंद भी हमारे पास नहीं है पीने के लिए। तो ऐसे जहां पर अपोजिट चीजें आ जाएं, आयरॉनिकल लाइंस आपकी यूज हो रही हो, आयरॉनिकल वर्ड्स यूज हो रहे हो, तो समझ जाइएगा वहां पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है आयरनी की। ठीक है जी, सो अपोजिट ऑफ लिटरल मीनिंग मतलब आयरनी। ठीक है, आगे आ जाता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देयर इज द यूज ऑफ लिंकिंग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। तो जितने कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं इनको लिंक किया जाता है, जैसे कि मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन कुछ ही लोगों को चूज किया गया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, बहुत सारे और कुछ लोग। अगला देखते हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो यहां पे सीधा भगवान के साथ किसको लिंक किया जा रहा है, आदमी को यूज किया जा रहा है। बहुत सारों को किसके साथ लिंक किया जा रहा है, फ्यू के साथ लिंक किया जा रहा है। तो जहां पे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को लिंक किया जाता है विद अनदर कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, तो समझ जाइएगा वहां पर एंटीथीसिस का इस्तेमाल हो रहा है ना। ये फिगर ऑफ स्पीच तभी आपको समझ आएंगे जब आप सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे। अगला आ जाता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ये आपके लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी में ही आधे से ज्यादा बच्चे फिसल गए थे जो इस क्वेश्चन में हुआ था। तो अब मैं आपको ऑक्सीमोरॉन बेहतरीन तरीके से बताता हूं। सो ऑक्सीमोरॉन समझाने के लिए मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे कई चीजें मेरी वीडियो के पीछे छुप रही थी। तो ऑक्सीमोरॉन क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस बट अ यूनिक फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस जहां पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज को एक साथ जोड़ के बताया जाता है। नाउ एंटीथीसिस में क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को लिंक किया जाता है, बट ऑक्सीमोरॉन में डिफरेंस छोटा सा ये है कि यहाँ पे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्वालिटीज का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए दैट सो इनोसेंट आर्क बट सो कनिंगली सिंपल। अब कोई अगर चीज इनोसेंट है ये कनिंग कैसे हो सकती है, शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूएलिटी ऑफ द सर्जियंस नाइफ। अब क्या यहाँ पे आपके कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज यूज हो रही हैं, काइंड भी यूज हो रहा है, क्वालिटी भी यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी अजीब सी चीज हो रही है। अब जो मैंने सवाल आप सभी का टेलीग्राम पे पूछा था उसमें क्या सवाल था आप सभी का, दिस साइलेंस वॉज सो लाउड दैट इट वॉज डेफनिंग। अब साइलेंस भी आपका वर्ड यूज हो रहा है, लाउड भी साथ में यूज हो रहा है, कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वालिटीज साथ में यूज हो रही है। तो क्या आंसर होना चाहिए था आपका, ऑक्सीमोरॉन होना चाहिए था। हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। समझ आया आप सभी को, आई होप ऑक्सीमोरॉन की मीनिंग समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला आ जाता है आपका
ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब एपिथेट क्या है? एपिथेट मतलब भी आपका एडजेक्टिव ही होता है, समझ जाइए। सो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू अनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन द सेंटेंस। जैसे कि ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, क्या हुआ ये? दिस इज योर ट्रांसफर्ड एपिथेट की जहां पर आपके साथ एक नाइट है। क्या है? नाइट है। नाइट में क्या होता है? लोग सोते हैं, लेकिन आपके साथ क्या इश्यू आ रहा है? दैट इट इज अ स्लीपलेस नाइट। ही पास अ स्लीपलेस नाइट। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे। तो यहां पे क्या हो रहा है? क्वालिटी इज इट गेटिंग ट्रांसफर टू अनदर प्रॉपर वर्ड। सो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे रिलेटेड सीयूटी में सवाल नहीं आ रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज आयरनी, एंटीथीसिस, ऑक्सीमोरॉन और साथ ही साथ आपका हाइपरबोल एंड एसोनेंस, जिसके अंदर आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप इतने फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आप सभी का वोकैबुलरी का रामबाण इलाज करने जा रहा हूं, दैट इज अबाउट रूट वर्ड्स। सो फाइनली गाइस, हमने एक चैप्टर विच इज फिगर्स ऑफ स्पीच इसको खलास कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? सिनोनिम एंड एंटोनिम के टॉपिक को खत्म करेंगे। नाउ सिनोनिम एंड एंटोनिम किससे रिलेटेड है? वोकैबुलरी से रिलेटेड है। बेसिकली सिनोनिम एंड एंटोनिम के सवाल आप तब इजीली आंसर कर पाएंगे अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता होगी। क्या होगी? जो गिवन वर्ड्स हैं, अगर आपको उनकी मीनिंग पता होगी तो आप इजीली वर्ड का सिनोनिम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्ड का एंटोनिम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कैसे किया जाए भैया? हर वर्ड का तो मीनिंग मुझे नहीं समझ आ सकता, तो इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है विच इज रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है। भैया ये रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब जैसे कि गाइस आप सभी के सामने एक वर्ड है एंटीथीसिस, ठीक है? एंटीथीसिस। अभी आपके सामने क्या था? एंटोनिम। तो बेसिकली क्या होता है, जिस बच्चे को एंटीथीसिस एंटोनिम का मतलब नहीं पता होता लेकिन रूट वर्ड वो अच्छे से पढ़ के गया है, तो वो इन दोनों की मीनिंग को गेस कर सकता है सही तरीके से। जैसे कि इन दोनों में आप सभी एक कॉमन चीज देख सकते हैं कि इन दोनों वर्ड्स में एंट वर्ड कॉमन है, और ये जो कॉमन वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं इन्हीं को बोला जाता है रूट वर्ड्स। अब बेसिकली गाइस मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा और अभी शो भी करूंगा जिसमें रूट वर्ड्स आपको पढ़ाया जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि जिस भी वर्ड में आपको ANT वर्ड देखने को मिले, आप समझ जाइएगा कि उसकी मीनिंग में कहीं ना कहीं अपोजिट यूज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? अपोजिट यूज हो रहा होगा। एंटीथीसिस क्या था? कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज का लिंकेज हो रहा है। एंटोनिम क्या होता है? एक वर्ड गिवन है, उसका अपोजिट मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो जहां पर भी एंट वर्ड यूज हो जाए किसी भी वर्ड में, ये रूट वर्ड है। तो एंट वर्ड यूज होने से क्या होता है, आपको ये गेस कर सकते हैं कि वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ अपोजिट से रिलेटेड होएगा। ऑप्शन में जहां पर भी कुछ अपोजिट या कॉन्ट्रडिक्टरी चीज लिखी हो, समझ जाइएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ अब मैं आपको बहुत सही तरीके से रूट वर्ड्स पढ़ाता हूं। सो ये है गाइस आप सभी के सामने आपकी वोकैबुलरी का रामबाण इलाज, ठीक है? ये एक ऐसी पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी रूट वर्ड्स हैं एक जगह पे डलवा दिए हैं। नाउ देखिए गाइस, मैंने पिछली जो आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करी थी अपने ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में, वो अराउंड 100-200 पेज की थी। ये अराउंड 50 पेज की है, और एक पेज में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बस इतने ही वर्ड्स आ रहे हैं। तो 50 पेज में बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में आपके सारे रूट वर्ड्स मैंने कवर करा दिए हैं, ठीक है जी? नाउ सभी नहीं तो एटलीस्ट 1-2 बार इसकी रीडिंग करके चले जाइएगा, काम बन जाएगा। नाउ सबसे पहले आपको जिस भी वर्ड में AB AS या डबल ए देखने को मिले तो समझ जाइएगा उसकी मीनिंग डेफिनेटली फ्रॉम, अवे या ऑफ से रिलेटेड होगी। अब जैसे कि एब्डक्ट मतलब क्या होता है? एब्डक्ट मतलब होता है किडनैप का सिनोनिम है, ठीक है? तो यहां पे क्या हो रहा है? किसी को अवे ले जाना, किसी को दूर ले जाना। तो ये क्या है? जिस भी वर्ड में अगर आपको रूट वर्ड मिले AB तो समझ जाइएगा ये अवे से रिलेटेड मीनिंग होगी। इसी तरह एब्सेंट, इसमें क्या हो रहा है? AB मीनिंग यूज हो रही है, तो अगेन अवे से रिलेटेड इसका मीनिंग यूज हो रहा है, ठीक है? AB AS AA जहां यूज हो रहा हो समझ जाइएगा फ्रॉम, अवे, ऑफ रिलेटेड इसकी मीनिंग होगी। आप यहाँ पे डिटेल मीनिंग देख सकते हैं और इनके एक्स्ट्रा सिनोनिम्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कहीं पर भी वर्ड में एक्रो देखने को मिले, क्या दिखे? एक्रो वर्ड यूज होता हुआ दिखे, मतलब रूट वर्ड यूज होता हुआ दिखे, तो समझ जाइएगा ये कुछ ना कुछ टॉप, हाइट, टिप, बिगिनिंग से रिलेटेड होएगा। जैसे कि एक्रोबैट क्या होता है? अ हाई वॉकर,
ठीक है। एक्रोनिम क्या होता है? अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ऑफ अ वर्ड। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। तो जहां पर भी आपको टॉप, हाइट, टिप, बिगिनिंग मतलब बेसिकली जिस भी वर्ड में आपको रूट वर्ड मिले एक्रो, समझ जाइएगा उनका मीनिंग कुछ ना कुछ इन वर्ड से रिलेटेड होएगा। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। आगे आ जाता है हमारा एग्र, एग्री, एग्रो। तो आपको भी पता है जहां पर भी आप सभी को एग्र, एग्री, एग्रो देखने को मिले तो समझ जाइएगा इट इज रिलेटेड टू फार्मिंग। अब जैसे एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, इतना तो सबको पता है, बट कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्रेरियन में। तो समझ जाइएगा जहां पर भी एग्र, एग्री, एग्रो यूज हो वहां फार्मिंग का मीनिंग निकल के आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अगला। ठीक है, ALG। ठीक है, तो जहां पर भी एलो, एल्ग, एल्गो यूज हो रहा हो तो समझ जाइएगा वहां पे पेन से रिलेटेड इसका मीनिंग आ रहा होगा। अब जैसे कि नोस्टैल्जिया, एनाल्गेसिक, न्यूरेलिजिया। ठीक है, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग देम वेल, बट आप ये समझ जाइए कि जिस भी वर्ड में रूट वर्ड आपको मिलता है ALG, ALO, ALGU, तो उसकी मीनिंग कुछ ना कुछ पेन से रिलेटेड होगी। भैया इतना सब मैं कैसे याद रखूंगा? इतना मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस इस PDF को आप 2 टाइम्स याद करके चले जाइएगा, काम बन जाएगा। आप ये जो टॉप 50 वोकैबुलरी वर्ड्स देखोगे उससे तो लाख गुना बेटर है, इसको पढ़ के चले जाओ। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे आ गया ना एंटी वाला रूट वर्ड। अभी आपको समझाया था जहां पर भी एंटी रूट वर्ड आपको किसी भी वर्ड में मिले तो समझ जाइएगा कि उसकी मीनिंग अगेंस्ट या अपोजिट से रिलेटेड होगी। अगेंस्ट या अपोजिट से रिलेटेड होगी। जैसे हम बोलते हैं ना दिस इज एंटी इंडियन, तो इसका क्या मतलब है? इंडिया के एंटी है, इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया के अपोजिट है। तो बस एंटी का मतलब आपको समझ जाना है कि अगेंस्ट या अपोजिट से रिलेटेड है। जैसे एंटीबॉडी, एंटीसेप्टिक, एंटी सोशल, इन वर्ड से रिलेटेड इनकी प्रॉपर मीनिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी, सिनोनिम भी यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको एंटीबॉडी का मतलब पता होगा तो ऑब्वियसली आप क्या कर लोगे, इसके सिनोनिम भी खुद बे खुद सही मार्क करके आ जाओगे। नाउ गाइस, अब हम लोग बी वाले सेक्शन में आते हैं। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि आप सभी को बेलिकोज और बेलिजेरेंट का मीनिंग नहीं पता होगा। नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस ये समझ जाइए कि जिस भी वर्ड में आपको बेल रूट वर्ड देखने को मिले, जैसे BELL या BELLI या BELI देखने को मिले, तो ये मान जाइएगा कि उसके अंदर फाइट या वॉर से रिलेटेड इसका मीनिंग निकल के आएगा। तो बेलिकॉज मतलब होता है वॉर लाइक, बेलिजरेंट मतलब होता है रेडी टू फाइट। तो कितना सही आपके लिए रूट वर्ड निकल आया। जिस भी वर्ड में बेल, बेली ये वर्ड यूज हो रहा है तो समझ जाइए वॉर या फाइट से रिलेटेड आपकी मीनिंग निकल के आएगी। ठीक है, इसी तरह जहां पर भी आपको मेन वर्ड में रूट वर्ड मिले बेनी, तो समझ जाइए क्या है, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज या वेल से रिलेटेड निकलेगी। अब जैसे बेनिफैक्टर मतलब पर्सन हु गिव्स मनी टू अ गुड कॉज, चैरिटेबल। ठीक है, बेनिफिशियल आपको पता है, बेनिवोलेंट मतलब शोइंग काइंडनेस और गुडविल। तो यहाँ पे बेनी जिस भी वर्ड में आपको रूट वर्ड मिले समझ जाइएगा कुछ ना कुछ अच्छी चीज से रिलेटेड ही इसकी मीनिंग निकल के आएगी। आगे आ जाते हैं हम लोग। सो आगे यहाँ पे आ जाता है जैसे कि हमारा बिब्लियोग्राफी। ठीक है, हमारे जिस भी वर्ड में आपको बिबली देखने को मिल जाए, सो बिबली एक ऐसा वर्ड है जो कॉलेज में जब आप पाएंगे तो आपकी असाइनमेंट्स में ये बहुत वर्ड यूज हो रहा होगा। ये खैर आगे आपको समझ में आएगा। सो बिबली का मतलब होता है बुक, बिबली मतलब रेफरेंसेस। तो जहां पर भी बिबली वर्ड यूज हो जाए तो समझ जाइए ये कुछ ना कुछ बुक या रिसोर्सेज से रिलेटेड है। बिब्लियोग्राफी मतलब लिस्ट ऑफ बुक यूज्ड एज सोर्सेज। बिब्लियोमेनिया मतलब एन एक्सट्रीम लव फॉर बुक्स। नाउ ये तो लव आपको, ये फोबिया तो आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सो जिस भी वर्ड में गए आप सभी को कार्डिल यूज होता हुआ दिखे या कार्डियो वर्ड यूज होता हुआ दिखे तो क्या समझ जाएंगे आप, ये हार्ट से रिलेटेड है। एक इंग्लिश का सवाल मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। यहाँ पे डिसीज का नाम लिखा होगा और यहाँ से डॉक्टर की प्रोफेशन लिखी होगी कि ये बताइए अगर किसी को लंग इशू है तो कौन से डॉक्टर काम करेंगे, हार्ट इशू है तो कौन से डॉक्टर काम करेंगे, ब्रेन इशू है तो कौन से डॉक्टर काम करेंगे। तो ये वाला एक छोटा सा पोर्शन और कवर करके अच्छे से चले जाइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो सेंटी जहां पे वर्ड हो रहा हो, क्या है सेंटी वर्ड यहाँ पे जहां पे यूज हो रहा हो तो समझ जाइएगा वो 100 या 100th से रिलेटेड होएगा। जैसे सेंटिनियल, ठीक है, सेंटीमीटर,
सेंचुरी, ये सब क्या है 100 से रिलेटेड है। तो सेंटी जहां वर्ड यूजर हो समझ जाइएगा ये कुछ ना कुछ 100 से रिलेटेड होएगा, ठीक है। सेरेब्र क्या है, सेरेब्र क्या आ जाता है, सेरेब्रल आ जाता है, सेरेब्रेट आ जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल आ जाता है। इन सब का मीनिंग आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो एक रूट वर्ड आपको याद करना है, पूरे वर्ड का मीनिंग गाइस आप सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वर्ड आ जाता है कॉन्ट्रा, ठीक है, कॉन्ट्रा। ये भी आपका एंटी रिलेटेड वर्ड ही है। तो कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या बनेगा, जिस भी वर्ड में आपको कॉन्ट्रा दिखे, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रोवर्सी या और भी किसी वर्ड में कॉन्ट्रा यूज होता हुआ दिखे तो समझ जाइए कुछ ना कुछ अगेंस्ट या अपोजिट उसकी मीनिंग निकल के आ रही होगी, ठीक है। सेम इज फॉर काउंटर एज वेल। इतना तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिप्टो रिलेटेड है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है कॉमर्स वाले बच्चों, यहाँ पे वोकैबुलरी पे हम काम कर रहे हैं। तो क्रिप्टो का यहाँ पे मतलब आता है हिडन या सीक्रेट। तो जैसे कि आपको ये वर्ड का मीनिंग डेफिनेटली नहीं पता होगा, क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक का मतलब होता है अ हिडन मीनिंग। क्रिप्टोग्राफी, साइंस ऑफ सीक्रेट कोड्स। आपके व्हाट्सएप में आता होगा कि भैया ये मैसेज इंक्रिप्टेड है, तो इंक्रिप्ट मतलब इंकोडेड इनटू अ सीक्रेट कोड। तब आप याद रखिएगा कि जहां पे भी क्रिप्टो वर्ड यूज हो जाए तो वो हिडन या सीक्रेट से रिलेटेड ही होगा। इसी तरह क्यूमिल की बात करते हैं, तो क्यूमिल आपका कहीं पर भी यूज हो रहा हो समझ जाइएगा ये क्यूमिल मतलब मास की बात हो रही है या हीप की बात हो रही है, मतलब कई सारी चीजों को एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया गया है। तो एक्यूलेट मतलब गैदर करना या पाइलअप करना, क्यूमुलेटिव मतलब ग्रेजुअली बिल्डअप करना। तो ये है आपका क्यूमिल रूट वर्ड। अब आगे देखते हैं गाइस हम लोग डी रिलेटेड रूट वर्ड्स। अब जैसे कि जहां पर भी आपको डेम या डेमो देखने को मिले तो समझ जाइएगा पीपल रिलेटेड उसका मीनिंग निकलेगा। अब जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक, ये क्या है, इन दोनों का मीनिंग आपके पीपल रिलेटेड निकलता है। डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोग्राफी क्या होता है, द स्टडी ऑफ पीपल, ठीक है जी। तो जहां डेम या डेमो दिखे समझ जाइएगा पीपल रिलेटेड इसका मीनिंग निकलेगा। इसके बाद जहां पर भी डेंट आपको दिखे तो समझ जाइएगा टूथ रिलेटेड उसका मीनिंग निकलेगा। डेंटल, डेंटिस्ट, डेंट्यूर्स, ठीक है, ये सब क्या है, टीथ रिलेटेड इनका मीनिंग निकलेगा। आगे बढ़ते हैं तो जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म ये क्या है, स्किन रिलेटेड है। तो जहां पे डर्मेटोलॉजिस्ट आ जाए, मैंने बोला ना स्किन रिलेटेड अगर इश्यू है तो कौन से डॉक्टर होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे। इसके बाद आपका डर्मेटाइटिस आ जाता है, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। तो जहां पर भी आपका डर्म या डर्मा वर्ड यूज हो रहा है तो वो स्किन से रिलेटेड होएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब जहां पे अभी आ जाता है आपका डिस, क्या आ जाता है, डिस वर्ड यूज हो रहा हो तो समझ जाइएगा वहां पे कुछ ना कुछ इसका मीनिंग एबनॉर्मल या बैड आएगा। अब जैसे आपके ये 3 वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, डिसलेक्सिया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू हैंडल वर्ड्स। ये क्या है, आपका एक एबनॉर्मल चीज है, ठीक है, ये एक इशू है। तो जहां पर भी डिस वर्ड यूज होता हुआ दिखे तो समझ जाइएगा उसकी मीनिंग एबनॉर्मल या बैड से निकल के आ रही होगी। अब जैसे अगला आ जाता है ईगो मतलब सेल्फ से समझिएगा। जैसे आप इगोइस्टिक है मतलब सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है। ऑल्टर ईगो, ईगोमेनिया, ईगोसेंट्रिक, ये सब आपका क्या है, सेल्फिश रिलेटेड इनकी मीनिंग निकल के आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है आपका एक रूट वर्ड इक्वी, क्या आ जाता है, इक्वी। तो इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल या इक्वली, ठीक है जी। अब जैसे अगर आपको इक्विडिस्टेंट, इक्वानिमिटी या फिर आपको इक्वेशन का मीनिंग ना पता हो तो समझ जाइएगा कुछ ना कुछ आपका इक्वल या इक्वली से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारा कोई बढ़िया सा आ जाता है जैसे होमियो, क्या है, होमियो अगर आपको किसी भी वर्ड में रूट वर्ड देखने को मिल जाए जैसे होमोजीनियस, होमोनिम, होम्योपैथी, तो जहां पर ये वर्ड्स आपको यूज होता हुआ दिखे तो समझ जाइएगा वहां पे क्या मीनिंग निकल के आ रही होगी, लाइक, अलाइक या सेम। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। होमोनिम मतलब क्या होता है, साउंड अलाइक। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह हाइड्रो में क्या होता है, हाइड्रो मतलब लिक्विड वाटर होता है। तो जहां हाइड्रेट हो रहा है, हाइड्रोपोनिक्स वर्ड यूज हो रहा है। अब हाइड्रोपोनिक्स सुन के आपका कंफ्यूज हो जाएंगे, बस हाइड्रो जहां मीनिंग हो रहा है तो समझ जाइएगा उसका मीनिंग कुछ ना कुछ लिक्विड या पानी से रिलेटेड ही
होगा। नाउ मैं आपका और टाइम गाइज नहीं लूंगा, एक एक रूट वर्ड की मीनिंग आपको बता के। सिंपली आप सभी एक काम करिएगा कि आप सभी मेरा ऐप जिसका नाम है करियर टेक ऑफ, इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। फिर इसके बाद आपको ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक फ्री मटेरियल सेक्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक कर दीजिएगा। वहां पर आपको ये रूट वर्ड्स की जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। ये 49 पेजेस की पीडीएफ है, एक पेज में कम ही वर्ड हैं। सिंपली इनको 2 से 3 बार अगर आपने रीड कर लिया तो आप सभी को बहुत अच्छी तरह वोकैबुलरी आपका कवर हो जाएगा। अब जैसे कि जिस भी वर्ड में आपको रूट वर्ड मिले जू, तो समझ जाइएगा ये एनिमल या एनिमल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे जूलॉजी, जूइड, जू प्लैंक्टन, तो ये सब आपके एनिमल रिलेटेड चीजें हैं। नाउ ये सब आपका रूट वर्ड्स का खेल है जनाब। वोकैबुलरी के लिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये है रूट वर्ड। एक रूट वर्ड याद करो 3 वर्ड याद हो जाएंगे, एक रूट वर्ड याद करो 3 आपके वर्ड याद हो जाएंगे। तो रूट वर्ड याद कर लो या तो किसी का लाइव सेशन जाके वोकैबुलरी याद करते रहो, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ अगले आ जाते हैं हम लोग अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। किस पे हम मूव करेंगे? अब हम करेंगे मूव अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। नाउ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस पर भी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। मैंने आपके लिए इसकी जो पीडीएफ है ये अपलोड कर रखी है। ये 31 पेजेस की पीडीएफ है एंड इसके अंदर आपके सीयूईटी का एक एक गाइस आप सभी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आ रखा है पिछले साल सीयूईटी में, इस पीडीएफ में से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपका एक्वेरियम मतलब क्या होता है, एक्वेरियम अगर आपका वन वर्ड दे रखा है और इसकी लंबी लाइन अब आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? अ बिल्डिंग कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लाइव फिश ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ये क्या है? ये वन वर्ड है हमारे एक्वेरियम का। ना इसके बाद गाइस एक वर्ड आपका आ जाता है, 1 सेकेंड, इसके बाद आपका एक वर्ड आ जाता है आर्सेनल करके। अब इसकी क्या मीनिंग है? अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। नाउ ये स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका वन वर्ड क्या निकल के आएगा। तो अगर आपने हमारी पीडीएफ पढ़ी है तो आप क्या आंसर करेंगे? आर्सेनल आंसर करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह कॉकस अगर वर्ड यूज हो, अब आप में से जिन भी बच्चों ने MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस अटेम्प्ट कर रखी है, ये आपने दे रखी है, तो कॉमेंट सेक्शन में MUN जरूर टाइप करिएगा। मैंने भी MUN कई सारी अपनी स्कूल टाइम पे दे रखी हैं। तो अगर आपने UNGA UNSC दे रखा होगा तो वहां कॉकस की बात होती है। तो कॉकस का क्या मतलब होता है? कॉकस का मतलब होता है अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। सो यूनाइटेड नेशंस में गाइस कभी भी कोई टॉपिक पर डिस्कशन करना होता है तो उसको कोई टॉपिक एजेंडा नहीं, उसे कॉकस बोला जाता है। कॉकस मतलब अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग एंड आई नो आपको इसका मतलब नहीं पता था। इसी तरह आपको यहां पर हर एक एक वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। लॉन्ग मीनिंग मतलब यहां पे आपका जो फ्रेज है ये गिवन है और यहां पर उनका जो वन वर्ड है ये यहां पे दे रखा है। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर मुझे अपने वॉच टाइम की चिंता होती ना गाइस तो मैं ये पूरा आपको पीडीएफ सुनाता, पूरा पढ़ के दिखाता और आपको कोई फायदा नहीं होता और 1-2 घंटा और ये लेक्चर एक्सटेंड हो जाता। सिंपली मैं एक काम कर रहा हूं कि इसकी जो फ्री पीडीएफ है आप सभी को अपने ऐप पर प्रोवाइड कर रहा हूं, जाके डाउनलोड कर लेना। बस इतने 30 पेजेस आपको पढ़ने हैं और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, मैंने अपने कमेंट सेक्शन में ना ये 3 से 4 बड़े चालाक बच्चों को देखा है। मतलब वो ऐसे बच्चे हैं, मतलब आप खुद मुहावरे बना सकते हैं कि भैया हमारे फ्री मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं, उसका प्रिंट लेके पढ़ भी रहे हैं और उसके बाद कमेंट में हमको कई बार गाली भी देते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है। मेजॉरिटी मेरी ऐसी जनता है जिसको मैंने देखा है क्या कि जितना फ्री मटेरियल हमने प्रोवाइड किया उसको अच्छे से पढ़ के रिलीज करते हैं। मेरे पास अब जाके चैट में जवाब आता है कि भैया बहुत अच्छा फ्री मटेरियल आपने दिया था, इंग्लिश मेरा अच्छे से कवर हो गया है, ठीक है। इतना जितना मैंने इंग्लिश का आपको फ्री मटेरियल दिया है ना, एक ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जिसने इतना फ्री मटेरियल आपको दिया होगा। लेकिन ये 3 से 4 ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि मैं क्या बोलूं उनके बारे में, मतलब खाएंगे भी हमारा और मतलब हम पे चिल्लाएंगे। आप मुहावरे निकाल सकते हो कि जिसका खाया उसी में छेद कर दिया, है ना। तो बस यही बोलूंगा कि आपको इतना सारा फ्री मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज रिलिश इट, ठीक है। इतना फ्री मटेरियल कोई नहीं देगा। सिंपली अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं कि मेरे ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में आप चले जाइएगा, वहां पर आपको पहले तो इंग्लिश का खजाना मिल जाएगा और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ का फोल्डर आप देख लीजिएगा। वहां पर रूट वर्ड की पीडीएफ और साथ ही साथ 2 से 3 पीडीएफ और एक्स्ट्रा आपकी मैंने ऐड कर दी हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कुछ आगे आपको मिलेगा, काउंसलिंग रिलेटेड चीजें भी, ठीक है जी। बाकी अब मैं आप सभी के साथ क्या करूंगा, 15 PYQs अब हम लोग साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे और एंड में आप सभी
अभी मुझे बताइएगा कि आपका कितना स्कोर निकल के आ रहा है। एक छोटी सी इन्फो गाइस मैं आपको देना चाहूंगा, ओसवाल बुक्स 50% ऑफ तो दे रहा है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट लेक्चर कवर कर रहे हैं इंग्लिश का। और अगर अभी भी आपको गाइस इंग्लिश के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए, रूल से जानना चाहते हो और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हो, पीवाईक्यूज चाहते हो, तो ओसवाल का गाइस इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर लीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपके पास आ भी जाएगा, लाइक ज्यादा टाइम अब डिलीवरी में भी नहीं लेगा, और 50% ऑफ इनके बंडल्स पे चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उसी पर ही इतना बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो जाके जरूर परचेज करिएगा, ज्यादा वेट मत करना, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सो ये रहे क्वेश्चंस गाइस आप सभी की स्क्रीन पर। नाउ एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए सिनोनिम एंटोनिम का मैंने आपको बता दिया, रूट वर्ड पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, एनालॉजी के क्वेश्चन में अभी आपको करके दिखाऊंगा, और मेजरली आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है ना गाइस, ये एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं, और ये चीज आपको नहीं पता होती, जो मैं आगे आपको सॉल्विंग में बताऊंगा। और करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड बस छोटी सी ट्रिक मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो भी वर्ड का स्पेलिंग आपसे देखने को बोला जाएगा और फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, बस आपको उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पता होने चाहिए। इवन इफ स्पेलिंग अगर आपको नहीं पता, अगर उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अगर आपको पता है, तो आप क्या कर लेंगे, करेक्ट स्पेलिंग तक पहुंच सकते हैं। तो बस यही आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चन में अगर आपको सही उत्तर फाइंड आउट करना है तो प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग पर मूव करते हैं। सो यहां आ जाता है गाइस आपका सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ सेट द स्टेज। ये सीयूटी 2023 में आ रखा है। आप सभी सही आंसर्स ना अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा और मैं आपको बाद में सोल्यूशन बताता रहूंगा। तो इसका पहला ऑप्शन है टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन, सेकंड टू अरेंज स्टेज फॉर ऑडियंस, थर्ड टू प्रोवोक समवन, एंड फोर्थ टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो ये क्वेश्चन आप सभी के इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड हैं, और इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड मैंने एक पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, और सेकंड पीडीएफ भी अब आपके लिए मेरे फ्री मटेरियल सेक्शन में अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस की कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है। बस उसको 2 से 3 बार रीड कर लेना, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस डन हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ सेट द स्टेज का क्या मतलब यहाँ पे निकल के आता है, आई होप अपने आंसर अपनी शीट में लिख लिया होगा। सो देखिए, सेट द स्टेज का मतलब ऑब्वियस सी बात है, टू गेट फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकता, ठीक है जी, टू प्रोवोक समवन भी नहीं हो सकता है, ठीक है, टू अरेंज स्टेज फॉर ऑडियंस, सेट द स्टेज, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो इसका लिटरल मीनिंग नहीं बनाना है कि अच्छा सेट द स्टेज का मतलब है कि स्टेज को सजा दिया गया है ऑडियंस के लिए या फिर स्पीकर्स के लिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस मुहावरे होते हैं, ठीक है, तो इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सेट द स्टेज का मतलब ये भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन। मतलब सेट द स्टेज आपको हिंदी में बोला जाता है बिसात बिछाना, कुछ ऐसा होता है ना। सो इसका ये मतलब है कि जो भी काम होने वाला है, अबाउट टू हैपन है, उसके लिए सारा काम कर दिया जा चुका है, सेट द स्टेज कर दिया जा चुका है। इसीलिए इसकी मीनिंग क्या बनेगी, टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन। अगला क्या है, अगला आ जाता है हमारा फॉरेन वर्ड्स। इससे रिलेटेड भी एक पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपने बच्चों को, मतलब आप सभी को प्रोवाइड कर रखा हूं, और सेकंड पीडीएफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स रिलेटेड भी फ्री मटेरियल सेक्शन में इस ऐप के अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब आपको यहां पे ये फाइंड आउट करना है कि द वर्ड साइन डाई इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर, ठीक है। नाउ एनटीए भी ना गाइस आप सभी के दिमाग को जानता है, यहां पे डाई वर्ड देख के आप सभी क्या कर रहे होंगे, डेथ रिलेटेड आंसर फाइंड आउट कर रहे होंगे, बट इससे रिलेटेड इसकी मीनिंग है ही नहीं। साइन डाई का मतलब होता है कि कोई मीटिंग या फिर कोई सेशन को एडजर्न कर दिया जा चुका है इनडेफिनेटली, विदाउट गिविंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये मतलब होता है साइन डाई का। तो यहां पे क्या होता है, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, एक मीटिंग को या किसी सेशन को इनडेफिनिट पीरियड के लिए एडजर्न कर दिया जा चुका है। तो ये इनडेफिनिट पीरियड का क्या मतलब होता है, साइन डाई होता है। सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। जिन ने ऑप्शन 1 और 2 निकाला, भैया एनटी आपको जानता है, इसीलिए उसने कंफ्यूज करने के लिए डेथ यहां पे यूज किया गया है, लेकिन इसका असली मतलब होता है फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। चलिए अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहां पे आ जाता है आप सभी का मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। नाउ एक चीज मैं आपको यहां पे बोलना चाहूंगा कि एलिमिनेशन करके आप सभी क्या कर सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, इवन इफ अगर आप सभी को सभी के सभी वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो,
ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के पेपर करना। जैसे कि हमें एन्यूई का मतलब नहीं पता, हमें मैग्नस ऑपस का मतलब नहीं पता, हमें जेंडर का मतलब नहीं पता, जॉनर का मतलब नहीं पता, लेकिन लिटरेटी का मतलब तो पता है। लिटरेटी कहां से निकल के आ रहा है? लिटरेट से। किससे? लिटरेट से इसका मीनिंग डिराइव होता है। लिटरेट मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा। क्या होता है? पढ़ा लिखा। तो यहां पे इसका कौन सा मीनिंग निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4, एडुकेटेड इंटेलिजेंट पीपल हु एंजॉय लिटरेचर। सो लिटरेटी का मीनिंग किससे निकल के आएगा? क्या इसका मीनिंग बनेगा? एडुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पीपल हु एंजॉय लिटरेचर। सो ए किससे कनेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर 4 से। तो अगर मैं देखूं पहला ऑप्शन में क्या है, ए किससे कनेक्ट हो रहा है? 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो ये मेरा गलत आंसर हो गया। एंड में क्या हो रहा है? ए मेरा 3rd से कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी गलत आंसर हो गया। ए मेरा 1 से कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी गलत होएगा। लेकिन ए मेरा 4 से कनेक्ट हो रहा है, तो बस आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये इवन इफ अगर आपको बाकी का मतलब ना पता हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप गाइस आप सभी अपने रफ नोटबुक में सही आंसर मार्क कर रहे होंगे और अपने आप की मार्किंग भी कर रहे होंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका सीयूटी 2023 का है, 2022 के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक ईडीएम आ जाता है एट 6s and 7s। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका नियरेस्ट मीनिंग कौन सा होगा? ये सबसे कॉमन ईडीएम है गाइस, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको मिस मत करके चले जाइएगा। तो एट 6s and 7s का मतलब होता है दैट यू आर इन कंफ्यूजन, और आपको क्या है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। सो एट 6s and 7 का मतलब यही समझो कि कंफ्यूजन से रिलेटेड इसका मीनिंग निकल के आएगा। तो टू गिव अ पुअर शो ये भी नहीं हो सकता, टू बी अनेबल टू डिसाइड नहीं हो सकता, इन डिसऑर्डर और इन कंफ्यूजन ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑब्जर्वेंट एंड वॉचफुल तो बिल्कुल अनरिलेटेड ऑप्शन बनेगा, आप इन दो में कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिकली अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन वर्ड यूज होता हुआ दिखे तो उसको मार्क कर लीजिएगा, एंड आपका जो करेक्ट मीनिंग है एट 6s and 7 का ये निकल आएगा। इसका बेसिकली यही मीनिंग होता है कि आप कुछ कंफ्यूजन में है या फिर आपको कोई डिसएरे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? इडियम्स एंड फ्रेजेस का ही आपका क्वेश्चन आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है, आप सभी का मैच द फॉलोइंग अनेकों सवाल आते हैं, और ये सवाल भी आपका एलिमिनेशन करके निकल आएगा। तो थोड़ा दिमाग खोल के बैठिएगा अपने पेपर के अंदर। क्या चीज? दिमाग खोल के बैठिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हैं गलती कि यार सबसे पहले ए का क्या मीनिंग निकलेगा ये फाइंड आउट करता हूँ, सेकंड का क्या मीनिंग, थर्ड का, और फोर्थ का नहीं पता भैया ये क्या होता है। तो आप लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। बस एक का मीनिंग फाइंड आउट करो और ऑप्शंस में मार्क करो, करेक्ट आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे सबसे पहला मुझे यहाँ पे सबसे ईजी क्या लग रहा है? ग्रीस समवन्स पाम। ठीक है, सो ये क्या मतलब हुआ कि किसी के पाम को मैंने ग्रीस डाला। तो ये बेसिकली करप्शन के लिए बोला जाता है कि किसी के हाथ को गीला करना या किसी के हाथ में पैसे डाल देना। सो इट इज रिलेटेड टू ब्राइबरी। ठीक है, सो ग्रीस समवन्स पाम, तो यहाँ पे क्या है? ब्राइब से रिलेटेड इसका आंसर निकलेगा। तो मैं क्या करता हूं, बी ऑप्शन बस चेकआउट करूंगा कि यार यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बी को थर्ड से कनेक्ट किया जा रहा है कि ग्रीस समवन्स पाम का मतलब गॉसिप बोला जा रहा है, तो ये तो करेक्ट नहीं होएगा। बी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बी को 2 से कनेक्ट किया जा रहा है कि ग्रीस समवन्स पाम फियर ऑफ डूइंग समथिंग, ये भी इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी कट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है? बी को 4 से कनेक्ट किया जा रहा है, ग्रीस समवन्स पाम टू फूल समवन, नहीं ये भी सही नहीं है। बचा क्या? फोर्थ, बी फर्स्ट से कनेक्ट हो रहा है विच इज रिलेटेड टू ब्राइबरी, बस फोर्थ अब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल आया, इवन इफ अगर आपको ये 3 का मीनिंग ना भी पता हो तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि इंग्लिश के आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप इस तरह एलिमिनेशन करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या क्वेश्चन आ जाता है? फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड आ जाता है। अब ये फिगर ऑफ स्पीच का क्या क्वेश्चन आ जाता है कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट इज एड्रेस्ड एज द थिंग दैट इट रिसेंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन रिलेटेड आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है ये यूज होगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला जा रहा है? एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच की बात यहाँ पे करी जा रही है जहां पे एक ऑब्जेक्ट को उससे रिसेंबल करने वाली चीज के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे लाइक और एस की बात तो नहीं हो रही, अनरिलेटेड कंपैरिजन की बात नहीं हो रही, तो हमारा दूसरा कंपैरिजन वाला कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है। तो यहाँ पे मेटाफर हमारा करेक्ट आंसर
निकल आएगा। तो आई होप अपने जो आपने रफ शीट लिखी होगी उसमें आप अपना मार्किंग कर रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर अब हम मूव करते हैं। सो अगला पीवाईक्यू हमारा है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ कॉस्मोपॉलिटन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। पहला है एक्सपीरियंस ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स, सेकंड है डीपली इन्वॉल्व विद पॉलिटिक्स, थर्ड है एक्सप्रेसिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन कॉस्मोलॉजी एंड फोर्थ है लिविंग इन मेनी प्लेसेस एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे पॉलिटन देख के जो बच्चे ज्यादा पढ़ के नहीं गए होंगे वो ऑप्शन 2 मार्क करके आ जाएंगे, बट कॉस्मोपॉलिटन का गाइस मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप डाइवर्सिटी देखते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का बेसिकली मतलब होता है हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये कॉस्मोपॉलिटन का मतलब आता है। सो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनना चाहिए। तो जिसको इसका मीनिंग पता है वेल एंड गुड, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि इस तरीके के ना फालतू गेसेस करके मत आइएगा, ठीक है, अदरवाइज तो आपकी नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या आता है, pick the suitable option which gives the correct meaning of the underlined idiom. So Sania kept blowing her own trumpet throughout the party. तो idiom वैसे ये होगा blowing her own trumpet, ठीक है, अपनी ही ट्रम्पेट बजाना। ठीक है, blowing her own trumpet क्या बनेगा हमारा आंसर, chatting continuously, irritating everyone, singing loudly, प्रेजिंग हरसेल्फ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। नाउ अपना ही डंका बजाना, अपना ही ट्रम्पेट बजाना, इसका मतलब होता है अपनी ही तारीफ करना। ठीक है, क्या होता है, प्रेजिंग योरसेल्फ। ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट मतलब सानिया अपनी तारीफ सब लोगों के सामने करी जा रही है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इडियम में बस यही बोलूंगा, ये मत समझ लेना कि अच्छा ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट मतलब इरिटेटिंग एवरीवन होएगा। करेक्ट आंसर इसका कुछ अलग ही निकल के आएगा। मुहावरे हैं ये, अगर हिंदी में बचपन में पढ़े होंगे तो समझ आएगा। ठीक है, ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी खुद की तारीफ करना, प्रेजिंग हर सेल्फ। ठीक है, अगला इडियम आपके पास आ जाता है वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग। ठीक है, अपने हाथ धोना किसी चीज से। तो यहाँ पे क्या आंसर हमारा निकलेगा, टू सैनिटाइज वन हैंड्स नहीं, टू बी रियली इंटरेस्टेड, ऑब्वियस सी बात है, आप ईडियम पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, आपको लगेगा कि यार टू बी रियली इंटरेस्टेड आंसर निकलेगा। टू विन समथिंग ये भी नहीं है, टू हैव नथिंग टू डू विथ ये हमारा एलिमिनेशन करके भी सही आंसर निकलेगा, और इस ईडियम का भी सही आंसर यही है, टू हैव नथिंग टू डू विद। ठीक है, अगला क्या आ जाता है, अगला आ जाता है विच ऑफ दीज वर्ड्स हैज द फॉलोइंग मीनिंग अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। अब एक सेकंड, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, बस इतने और क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, सो जब भी कहें आपके 1000 ईयर्स की बात आ जाती है तो सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स। तो ये मत मार्क करके आना, 1000 ईयर्स की बात हो या 10 लाख की बात हो तो वहां पे मिलेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, मिलेनियम आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। बिब्लोमेनिया क्या है, शुरू में हम पढ़ के आए हैं, बुक्स को बहुत पसंद करना, दैट्स बिब्लोमेनिया, तो ये मत करके आइएगा। ठीक है, मिलेनियम इज योर करेक्ट आंसर। अगला हमारा आ जाता है पिक दी करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन। सो करेक्ट स्पेलिंग के जब सवाल आएंगे तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, सिंपल एक काम आपको करना है, प्रोनाउंसिएशन वर्ड का पता होना चाहिए। जैसे कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ग्लोरियस, ग्लोशियस, ग्लैमरियस, ग्लोरियस। तो ये 4 ऑप्शन से हमें ये समझ आ रहा है कि हमें ग्लोरियस का सही जो वर्ड है वही हमें यहाँ पे पता करना होगा। तो ग्लोरियस, ग्लोरियस वैसे तो सही आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, ऑप्शन ए ही है, बट अगर आपको और कहीं कंफ्यूजन दिखती है तो देखिए, ग्लो हम क्या बोल रहे हैं, ग्लो बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है गेलो तो बात नहीं कर रहे तो ये सही नहीं होगा। गेलो तो नहीं बोल रहे हैं, ग्लोरियस बात कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। ग्लैमरियस तो ग्लै तो बात नहीं कर रहे, ग्लै की बात नहीं हो रही, ग्लो की बात हो रही है तो ये भी सही नहीं होगा। अगला क्या आ जाता है, ग्लोशियस, क्या आ जाता है, ग्लोशियस आ जाता है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ग्लियो की बात नहीं कर रहे, ग्लोरियस की बात कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। बचा क्या, हमारा ऑप्शन ए ही बचा। तो जो भी वर्ड का आपको करेक्ट स्पेलिंग निकालना होगा बस उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अगला अगेन हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का ही क्वेश्चन है, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एक 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 फिगर ऑफ स्पीच मैंने ऑलरेडी आपको टॉप पे पढ़ा के आ रहा हूं, तो इसका आंसर कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है, क्या है ये, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा, ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया है कि इवेंट दैट सर्व्स एन इंट्रोडक्शन, इस फ्रेज को 1 वर्ड में मैं कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, किस वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो कोई भी चीज दैट सर्व्स एन इंट्रोडक्शन, इसके लिए क्या वर्ड यूज होएगा, एपिलॉग, प्रोलॉग,
पोस्ट स्क्रिप्ट, समरी। समरी तो आपको भी पता है बिल्कुल नहीं होगा ना। एज ए यूट्यूबर मैं आपको बता देता हूँ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। हम लोग अपनी वीडियोस में कई बार इंट्रो वाले पार्ट को प्रोलॉग भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोलॉग होता है इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो कहीं भी सवाल में आ जाए कि इंट्रोडक्शन का सिनोनिम क्या बन सकता है, तो लिख दीजिएगा प्रोलॉग विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा एनालॉजी रिलेटेड सवाल। सो इस तरह के एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आप किस तरह आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पहले ये डिकोड करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें बताया क्या जा रहा है। तो प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट का क्या मतलब होता है, मसीहा, मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है। एंटेगोनिस्ट मतलब क्या हुआ, अब मैंने रूट वर्ड में आपको फिर से बता रहा हूं, हमने क्या पढ़ा था, एंट मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या अपोजिट होना, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है आपका कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है मसीहा टाइप। एंटेगोनिस्ट मतलब आपका निकल के आ रहा है किसी चीज को अपोज करना, या इसको हिंदी में बोलें तो विलन टाइप भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं पे अगर विलन को बोलना है तो ही इज एन एंटेगोनिस्ट, गलत काम करता है, किसी कोई अच्छा काम कर रहा है, ही इज अ प्रोटैगनिस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, पहला तो एक वर्ड होएगा, उसका मुझे अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं पहला वर्ड ही मेरे सामने क्या है, प्रिमिटिव, एंशिएंट। तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ये तो सही आंसर नहीं होगा। फॉलोअर, डिसाइपल, क्या है, फॉलोअर है एक तो और दूसरा है डिसाइपल, ये भी आपका सिनोनिम है। अगला हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन, डेफिशिएंट, स्कार्स। दोनों का मतलब सेम है, जबकि हमें क्या एनालॉजी में फाइंड आउट करना है, अपोजिट मीनिंग वाले। सो फोर्थ भी सही आंसर नहीं होगा। एलिमिनेशन करके भी मेरा सही आंसर ऑप्शन सेकंड है। एंड वैसे भी ईगरनेस और इनसेंसिटिविटी सही आंसर आपका बनता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन करो, आंसर सही पे आप पहुंच जाओगे। अगला क्या आ जाता है आपका, अगला एक और इडियम फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन है कि बताइए हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब है। हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब है, सो बिगमैन्स चॉइस, चॉइस टू लिव और डाई, नो चॉइस एट ऑल, ये सब तीनों गलत ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज एक्सीलेंट चॉइस। तो हॉब्सन्स चॉइस का मीनिंग होता है एक्सीलेंट चॉइस, ठीक है। तो आई होप आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बताइए कि 15 में से आपके कितने करेक्ट आंसर निकल के आए, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं ये सीयूटी लेवल के हैं, सीयूटी में आ रखे हैं, आप देख सकते हैं सामने सामने। तो पहले तो मुझे कितना स्कोर आ रहा है आप ये बताइए। और साथ ही साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है जनाब कि बहुत मेहनत लगी है मुझे ये वन शॉट वीडियो बनाने में। मेरी तबीयत थोड़ी एक्चुअली ठीक नहीं है गर्मी की वजह से, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव नहीं हूँ। तो बस आई वुड से कि यार अब रिलीज करना कि मैंने आके बना दिया बढ़िया सा लेक्चर और फ्री मटेरियल भी आपके लिए रेडी करा दिया है इतने लास्ट मोमेंट में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड सब चीज़ें ना इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा। और प्लीज़ इस चैनल को आगे शेयर ज़रूर करिएगा, ये वन शॉट लेक्चर को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अभी भी प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो ओसवाल बुक ज़रूर चेकआउट कर लो। मैं बस इसी रीज़न से आपको बोल रहा हूँ क्योंकि 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसमें PYQ, CUT लेवल क्वेश्चन, माइंड मैप्स सब एक जगह पर आपको मिल जाता है। तो मैं तो हमेशा बस ओसवाल बुक ही रेकमेंड करता आ रहा हूँ, सबकी तरह नहीं हूँ कि 3-4 बुक आपको बताऊँ, एक बुक बता रहा हूँ, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा सो दैट यू गेट दैट फ्री मटेरियल। ये गन शॉट बहुत फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।